गोदान को पढ़ लेने के बाद, मैला आंचल को पढ़ लेने के बाद, हम जब देख रहे हैं दिव्या को, तो यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड मैटर नहीं करता कि गोदान उपन्यास 1936 का था या फिर जो मैला आंचल है 1939 या फिर आसपास का था। तो सिर्फ समय नहीं मैटर करेगा कि ये उपन्यास 1961 का है या फिर उससे भी पहले जो रचनाएँ यशपाल ने लिखी हैं जो बहुत ज़्यादा फ़ेमस है। जैसे झूठा सच बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, उसके 2 पार्ट हैं। सच का पार्ट 1 और झूठा सच का पार्ट 2। मतलब ये एक आज़ादी से पहले का है और एक आज़ादी से बाद का है। तो इससे यूपीएससी ने सवाल भी किया। हालाँकि झूठा सच को थोड़ा संदर्भ से दूर रखेंगे। हम बस ये समझ रहे हैं कि क्या सामाजिक स्थितियाँ हैं जो रचनाकारों के काव्य प्रयोजनों को रचना प्रयोजनों को एक नया आयाम दे देती हैं। आप अगर गोदान में देखो तो किसान की समस्या थी कि किसानी जो है वास्तव में किसान का ही एक तरह से कमज़ोर आधार बनता हुआ या फिर जैसे हमने देखा ही था कि नंबर सिंह क्या बोलते हैं कि भारतीय किसान के किसानत्व पर खतरा है। तो वही चीज़ समझ आती कि एक तो आ गया किसानवादी और दूसरा भी आंचलिक उपन्यास था पर थोड़ा-सा आधार था कि अंचल है तो इसको आप राष्ट्रीय आधार क्यों नहीं दे रहे हो या फिर राष्ट्र के आज़ाद होने में आप इसकी भूमिका क्यों नहीं मान रहे हो? और इसमें जो समस्याएँ हैं, लोकाचार है, ये सामाजिक आर्थिक समस्याओं को आंचलिक दायरे में लेकर चल रहे थे। लेकिन अब जो उपन्यास है, थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं। समय भी बहुत आगे नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी इतना आगे बढ़ चुका है कि आप उसको एक ऐसा उपन्यास मानो, जो टाइम पीरियड के हिसाब से 1945 मतलब आज़ादी के लगभग करीब का उपन्यास है। अब आज़ादी के करीब का उपन्यास है, तो क्या केवल देश की आज़ादी हो जाएगी? तो उतने में बातें पूरी हो जाएँगी। सिर्फ़ देश की आज़ादी या फिर सिर्फ़ देश की स्वाधीनता के लिए यशपाल नहीं लिखते। साल का चाहे दादा कॉमरेड हो, देशद्रोही हो, वर्दी कॉमरेड हो, दिव्या हो, मनुष्य के रूप हो, अमिता हो और सबसे बेहतर उपन्यास दिव्या से भी बेहतर उपन्यास झूठा सच हो। इन सारे उपन्यासों में या फिर और भी कहानियाँ हैं जैसे पर्दा कहानी है। पर्दा नाम से भी समझ रहे होंगे कि स्त्रियों की पर्दा की बात करते हैं या फिर ज्ञानदान, अभिशप्त या फिर तर्क का तूफान। जितनी भी कहानियाँ, रचनाएँ, कुछ निबंध संग्रह भी उन्होंने रखे। न्याय का संघर्ष, चक्कर का क्लब, बात-बात में बात, देखा सोचा समझा। तो ये सारे उपन्यास सिर्फ़ अब आज़ादी की बात है, समय जो काल है, वो आज़ादी का ही काल है। 1947 में अपना देश आज़ाद होता है। लेकिन देश आज़ाद हो भी जाए तो क्या? जैसे भीष्म साहनी का एक उपन्यास अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ। उसमें वो लाइन लिखी हुई मिलती है कि एक मज़दूर कहता है कि अगर आज़ादी हो भी गई तो क्या? कल अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अब आज़ादी के बाद इन सामंतों के या फिर बड़ी जातियों बड़ी जातियों के गुलाम हो जाएँगे। तो ये चीज़ हमें समझ आ रही कि अब सिर्फ़ छोटा आधार नहीं बनने वाला है। थोड़ा इसको हम गहरे से समझेंगे और मूलतः मानववादी उपन्यासकार तो हैं ही और दिव्या में मानववादी तत्व भी हैं, पर मूलतः ये नारी की आज़ादी नारी की स्वाधीनता के लिए लिखा गया उपन्यास होने वाला है। थोड़ा यशपाल के बारे में परिचय ले लेते हैं। जैसे एक चीज़ जब आप यशपाल को कहानियों में देखते हो या फिर और कहीं देखते हो, तो यशपाल अक्सर कहते हैं, "मैं लिखने की कामना से जीने की कामना के लिए लिखता हूँ।" मतलब मेरा जो लिखा होता है, भले कल्पना हो, भले उसमें ऐतिहासिक आधार हो, क्या लिखा हुआ जीने की कामना के लिए लिखा गया है। मतलब चाहे दिव्या उपन्यास देख लो, दिव्या उपन्यास में उस स्त्री के जीने के लिए लिखा गया कि एक स्त्री कैसे जिएगी, कैसे उसके जीने की कामना जो है, चाहे दारा स्त्री के रूप में आए, चाहे जो स्वयं दिव्या है उसके रूप में आए, चाहे एक वेश्या के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, लेकिन वो जीने की कामना कहीं पे भी नहीं छोड़ती। तो ये एक इनका एक लेख है, मैं क्यों लिखता हूँ इसको मैं पढ़ के यूट्यूब में डाल दूँगा। ज़्यादा नहीं 4-5 पन्नों का लेख है, मैं क्यों लिखता हूँ। उससे थोड़ा और संदर्भ क्लियर होगा। थोड़ी बातें हम यशपाल की करते हैं। यशपाल निबंधकार, इम्पोर्टेंट निबंधकार हैं, कथाकार तो हैं ही, लेकिन इन्होंने दर्जनों उपन्यास भी लिखे। 1 सेकंड।
दर्जनों उपन्यास भी लिखे। 3 दिसंबर 1903 को इनका जन्म यही फिरोजपुर छावनी में हुआ। पिता हीरालाल, जो मैं क्यों बताता हूँ, अक्सर मैं बहुत सारे रचनाकारों को नहीं बता, जैसे मैंने प्रेमचंद के पिता का नाम नहीं बताया, ना तो उनकी पत्नी का आधार बताया, लेकिन उनके बेटे का आधार बताया था। हालाँकि चाहता तो मैं पत्नी का भी आधार बता सकता था, क्योंकि एक उनकी रचना है प्रेमचंद घर में। हालाँकि वो बिखरी है, साहित्यिक आधार उसको उस तरह नहीं मिलता, उसको लोग संजोते हैं। तो जब मैं किसी रचनाकार का परिचय दे रहा हूँ, तो उस परिचय परिचय के पीछे एक आधार जुड़ा है। ये राष्ट्रीय वातावरण में पले हुए बालक थे, और एक इंसान जब राष्ट्रीय वातावरण में पला हुआ होगा, का गुरुकुल कांगड़ी हो, या फिर विदेशी शासन के प्रति विरोध वाली भावना में जन्मा होगा, तो उसका जो लिखने का आधार होगा, वो यही निकल के आएगा। दादा कॉमरेड हो, देशद्रोही हो, पार्टी कॉमरेड हो, मनुष्य के रूप हो, झूठा सच। हालाँकि झूठा सच में आप एक लाइन में समझो, तो ये क्लियर करने की बात की गई है कि जो आज़ादी है, ये आज़ादी झूठी सच आज़ादी है। तो ये सारी चीज़ें वो लिखते आए। तो क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो उस वातावरण में जन्मे थे, या फिर उस वातावरण में उनका जन्म लेना दिखा जाता है कि हाँ, ये ऐसे परिवेश में रहेंगे, तो उन परिवेशों के आधार पर उनकी रचनाओं में भी फ़र्क पड़ने वाला है। लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती हो जाने पर, और लाहौर ये शब्द सिर्फ़ इतना कमज़ोर नहीं है, जैसे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, झूठा सच उपन्यास है, मतलब एक आज़ादी के पहले और दूसरा भाग आज़ादी के बाद। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यशपाल मूलतः भारतीय तो हैं, किंतु झूठा सच में ना तो वो पूर्णतः भारतीय रहते, ना तो पूर्णतः पाकिस्तानी रहते हैं, वो उस क्षेत्र के रहते हैं। और आप सोच के भी देखो कि एक इंसान जिसका जन्म भारत के किसी क्षेत्र में हुआ हो, और वो कटकर अलग हो गया हो देश से, तो उसका ऐसा लिखना, जैसे भीष्म साहनी भी ऐसा लिखते हैं। वो नहीं समझ आता कि वो भारतीय है, नहीं समझ आता कि वो पाकिस्तानी है। वो हिंदुस्तान के लिए लिखते हैं, और उनका आधार भी वही होता है कि आप समझो, जो स्थितियाँ हैं, हमने आज़ाद तो कर दिया, शायद अपने प्रतिनिधित्व के लिए, चाहे उसमें जिन्ना हो या फिर चाहे उसमें जवाहरलाल हो, कोई भी हो। उन्होंने अपने प्रतिनिधि के लिए या फिर अपने स्वहित के लिए तो अलग कर दिया, पर क्या वो अलग होना वास्तव में प्रासंगिक हो पाया है? तो इन सारे नज़रियों को भीष्म साहनी भी दिखाते हैं, मोहन राकेश भी अपनी कई कहानियों में दिखाते हैं। एक मोहन राकेश की मुख्य कहानी है, हालाँकि एक दुनिया समानांतर में नहीं है। एक कहानी है इंसानों के खंडहर। इंसानों के खंडहर कहानी में आपको समझ आ जाएगा कि इंसान जो है, कैसे खंडहर बनकर रह जाता है। तो वो चीज़ें हमें समझ आती है कि हाँ, जो आज़ादी आप बोल रहे हो, वो आज़ादी झूठी सच आज़ादी। और आप जिस नारी परतंत्रता की बात कर रहे हो, या फिर स्वतंत्रता की बात कर रहे हो, तो वो भी शायद अधूरी है, वो भी शायद झूठी है। तो यहाँ पे दिव्या उपन्यास में प्राकथन में ही उन्होंने क्लियर कर दी हैं चीज़ें, कि कैसी चीज़ें होने वाली हैं, क्या चीज़ें हो सकती हैं। उससे पहले वो बहुत सा क्लियर चीज़ बताते हैं। थोड़ा शुरू से समझेंगे। क्या शुरू से समझना? एक तो सबसे बड़ा सवाल आता है, को लगता है कि ये ऐतिहासिक उपन्यास है, और ऐतिहासिक पौराणिक उपन्यास का आधार बन गया है। लेकिन ये ऐतिहासिक उपन्यास है ही नहीं, और अगर साहित्य में इतिहास का झलक आ गया, या फिर इतिहास का झलक नहीं, पूरा हिस्सा आ गया, तो वास्तव में वो साहित्य बचेगा नहीं। साहित्य में कल्पनाएँ होनी ज़रूरी है, साहित्य में शिल्प होना ज़रूरी है, साहित्य में बुद्धि होना ज़रूरी है। अब उसमें आप किसी भी तरह की कथा वस्तु को डाल सकते हो, चाहे ऐतिहासिक कथा वस्तु डालो, चाहे आंचलिक आधार डाल दो, चाहे सामाजिक यथार्थ डाल दो, या फिर चाहे नए उपन्यासों के नए जीवन की संवेदनाएँ, विद्रूपताएँ, अजनबीपन, अकेलापन, टूटना, बिखरना, जो भी डाल दो। 3 आधार तो फिक्स है, चौथा आधार आप रख के देखो। तो जो चौथा आधार है कि ऐतिहासिक, तो दिव्या प्रकृथन में ही लिखते हैं कि दिव्या इतिहास नहीं, ऐतिहासिक कल्पना मात्र है। ऐतिहासिक कल्पना का अर्थ मूलतः आप ये समझो कि जैसे आप सपना देख रहे हो, और पहुँच गए हो
बौद्ध धर्म के आसपास, ठीक है? अब बौद्ध धर्म के आसपास अगर आप सपने में रात को पहुँच भी गए, तो वहाँ पे आप वैसी ही क्रियाएँ करोगे, जो क्रियाएँ आप वर्तमान में करते हो। हो सकता है वेशभूषा वैसी रही हो, लेकिन जो स्थिति अभी बनी है, जैसे प्रदूषण की बात है चल रही है, तो उस पर ही रहोगे। अगर डोनाल्ड ट्रम्प का नाम आप दूसरा रख सकते हो, कोई बहुत बड़ा राजा, लेकिन कार्य अभी के करेगा। तो ऐसी कल्पनाएँ या फिर ऐसे ऐतिहासिक आधार जो पुराने तो हैं, जैसे हितोपदेश में या फिर जो बचपन में जैसे कहानियाँ सुनते थे, चाचा चौधरी की कहानियाँ या फिर कोई और, तो उन कहानियों में भले जो आधार हो, थोड़ा बड़ा रख दिया जाता था कि एक था राजा, एक थी रानी, लेकिन उसमें जो बातें सिखाई जाती थी, जो उपदेश होता था, वो कल्पना के सहारे ही उपदेश होता था। वैसे ही दिव्या इतिहास नहीं है और अगर ये इतिहास होता तो फिर ए.एल. बेसम हो जाए या फिर रोमिला थॉपर हो जाए, एम.जे. अकबर हो जाए, तो या फिर एम.डी. महाजन हो जाए, तो इसको प्रासंगिकता मानते और ये साहित्यिक रचना है क्योंकि सिर्फ इतिहास के जो तत्व हैं, तत्व मैं ये नहीं बोल रहा कि डेटा हो गया, फैक्ट हो गया, आंकड़े हो गए। मैं तत्व ये बोल रहा हूँ कि नाम की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से, जो क्षेत्र आ रहे हैं उन दृष्टियों से या फिर जो क्रियाकलाप चल रहे हैं उनमें भी थोड़ी प्रतिबद्धताएँ बंधी हुई हैं, उन दृष्टियों से। उन दृष्टियों से अगर देखें तो हाँ, इतिहास के तत्व हैं, लेकिन ये कल्पना कैसे नज़र आती है? अगर ये साहित्य हुआ है, तो इसमें आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर क्या जमाना चाहोगे? व्यक्ति और समाज की प्रवृत्ति को जमाना चाहोगे? किस तरह से वो गति कर रहा है, उस आधार को आप जमाना चाहोगे? यथार्थ के जो रंग है, रंग और रूप, उसको दिखाना चाहोगे कि हाँ, ये रंग रूप है या फिर तो उस ऐतिहासिक आधार में भी त्रुटि रह गई थी। जैसे मान लो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में थोड़ी बहुत कमियाँ रह गई थी। तो उन त्रुटियों को आप दिखाना चाहते हो कि ये त्रुटियाँ कि बौद्ध भी कह रहा है कि स्त्रियाँ त्याज्य होती हैं। अगर आपको यहाँ पे रहना ही है, तो या तो आपको अपने पति या तो पुत्र या तो पिता से सहमति लेनी होगी। तो वही चीज़ें कि बेहतर में भी जो न्यूनता है या फिर बेहतर में भी जो खोखलापन थोड़ा-सा भी है, तो उसको दिखाने का प्रयास किया जाता है या फिर बोल दिया जाता है, यत्ते नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये यही दिखाने का प्रयास है कि नारियों की पूजा ना करो, उन्हें बराबर अधिकार दो। तो एक तरह से ये तो हम थोड़ा-सा आधार समझ रहे हैं कि उपन्यास के प्राकथन में किन-किन चीज़ों को लिखा गया है। उस समय के चित्रमय ऐतिहासिक काल के प्रति लेखक का जो मोह है, उस सूक्ष्मदर्शी पाठक के प्रति है कि उसे लगे अन्याय हो गया। कैसे अन्याय हो गया? अभी मैं बौद्ध पढ़ रहा था, अभी मैं सागल में था या फिर अभी मैं उज्जैन में था या मथुरा में था। अब आपने मोहभंग करा दिया। आप ये बोल रहे हो कि जो वेश्या है, वेश्या स्वतंत्र नारी होती है। आपने बिल्कुल अलग तरीके से तो हो सकता है असंगतियाँ दिख जाएँ। या फिर जैसे मैं पुराने काल में हूँ, आप उस काल से आगे बढ़ा के मुझे बोलो कि जो भाग्यवाद है, भाग्यवाद का मैं खंडन करता हूँ, मैं कर्मवाद पे विश्वास रखता हूँ। ये बातें आपको अखरेंगी कि हाँ, ऐसी बातें तो नहीं होनी चाहिए थी। तो यही जो चीज़ अखरेगा, यही बता देगा कि हाँ, दिव्या ऐतिहासिक कल्पना मात्र है, जिसमें अतीत का मनन और मंथन हमारे भविष्य के संकेत पाने के लिए किया गया। और मैंने सबसे पहले आते ही बताया आपको कि ऐसा क्यों? आप लेख पढ़िएगा यशपाल जी का मैं क्यों लिखता हूँ? वो बोलते हैं कि मैं लिखने की कामना से लेकर जी सकने की कामना तक के लिए लिखता हूँ। तो वही कि आप अगर उन जो पुरानी जैसे आप समझो मान लो कोई घर आप बना रहे हो, उस घर की नींव कमज़ोर है, तो घर की नींव कमज़ोर है और ऊपर इमारत मज़बूत है, तो ऊपर आप कितनी भी छत की मरम्मत कर लो, नीचे का जो बेस कमज़ोर है, उसको जब तक आप मज़बूत नहीं करोगे, ढहने वाला है। तो हमने जहाँ से आधार लिए हैं, कहाँ से आधार लिए? कि अगर धर्म को मानते हैं, तो हमने पुराने आधार लिए। अगर हम स्त्रियों के प्रति विरक्ति रखते हैं, तो हमने पुराने आधार लिए। हम अतीत को बेहतर स्थिति चाहे बौद्ध हो, जैन हो या फिर राजा-महाराजा की बात हो जैसे एक बात है आती है, दिव्य उपन्यास में कोर्ट के रूप में उपयोग करना।
आप अ, जो वर्तमान भविष्य है, इसका आप खंडन करते हो या फिर जो स्थूल प्रत्यक्ष जगत है, इसका खंडन करते हो और जो खोखला हुआ अ, भाग्यवाद है या खोखला लोकवाद है, तो उसको आप समर्थन देते हो। तो क्या ये किसी हद तक अप्रासंगिक नहीं लगता? तो यही सारी बातें हैं, इसको कोटेशन में पूरा उस तरह से नहीं याद है, पर आप भाव कम से कम रिलेट कर पाओ। ईद का मंथन हम क्यों कर रहे हैं? हमें तो आगे बढ़ना चाहिए ना। हमें तो उपन्यासों को नया उपन्यास बनाना चाहिए। कुछ उपन्यास ऐसे हों जिसमें स्त्रियाँ लड़ाई करें अपने हक के लिए, ऐसे बनाने चाहिए। लेकिन हम बना के भी क्या कर लेंगे? जब जो आधार है या फिर जो पढ़ने वाला बुद्धिजीवी वर्ग है, वो पुरानी पुस्तकों को, वेदों को, ग्रंथों को मायना देता है, तो हम अतीत का मंथन करेंगे। और मंथन किस लिए? मनन और मंथन भविष्य के संकेत पाने के लिए प्रयोजन से करते हैं। वर्तमान में आपको असमर्थ पाकर भी हम अपने अतीत में क्षमता का परिचय पाते हैं। जैसे वर्तमान में क्या परिचय पाते हो? एक उपन्यास एक प्रश्न पूछता है यूपीएससी कि दिव्या उपन्यास जो है, ये नारी स्वतंत्रता का पहला उद्घोष है। उद्घोष को आप समझो जैसे बिगुल बजती है ना, शंख जैसे प्रेरणा हो गई कि हाँ, पहली स्वतंत्रता। तो उस तरह से आप देख सकते हो कि 1945 का जो उपन्यास है, उस उपन्यास में हर स्थिति से पहला अगर उद्घोष है, तो अतीत को ही सुधार कर उद्घोष किया जाएगा ना। या फिर आप वर्तमान को सुधार रहे हो, पुराने जो अवचेतन मन, यहाँ पे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी लगेंगे। नारी अस्मिता को अगर बनाना है, हाँ, नारी अस्मिता को अगर बनाना है, तो नारी अस्मिता को बनाने के लिए आप सिर्फ़ उसका बाहरी मेकअप नहीं कर सकते। उसके हृदय को भी मजबूत बनाना होगा या फिर जो इंसान है, उनकी दृष्टियों को भी मजबूत बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें प्राकृतन में लिखी गई हैं। और एक बात और, ये थोड़ा-सा विशेष है। इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। मतलब इतिहास की बात करते हैं, तो हम विश्वास रखने लगते हैं कि ज होता है ना कि इसमें लिखा गया है, इसलिए हम इसको मानते हैं। तो इतिहास विश्वास की वस्तु नहीं। जैसे मान लो कि जो मनु है या फिर मनुस्मृति है, मनुस्मृति में कुछ भी लिखा गया है, तो मनुस्मृति को वो आपको विश्वास करने के बजाय उसको विश्लेषण करना चाहिए, उसको खोजना चाहिए कि इनमें कौन-सी चीज़ें बेहतर हैं, कौन-सी चीज़ें बेहतर नहीं हैं। तो वही बोल रहे हैं कि इतिहास विश्वास की नहीं, विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास मनुष्य का अपनी परंपरा में आत्म-विश्लेषण है। मतलब तो मैं किसी भी तरह से अपने इतिहास को देख रहा हूँ और उस इतिहास में मैं ज़रा-सा रिलेट कर पा रहा हूँ कि पहले भी प्रकृति की पूजा की जा रही है, अब जो है प्रकृति की पूजा नहीं की जा रही है। तो पहले अगर प्रकृति की पूजा की जा रही थी, अब नहीं की जा रही थी, तो क्या पॉज़िटिव पक्ष निकले, क्या नेगेटिव पक्ष निकले? मतलब मैं आत्म-विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ प्रकृति को थोड़ा बाहरी आधार पर ले रहा हूँ कि सबसे सरल है समझना। अगर थोड़ा-सा स्त्रियों की बात करें, तो नारी को अगर दिव्या में दिखाया गया है, तो वहाँ पे भी उनको सीमितताओं में रखा गया था। तो वहाँ पे क्या समस्याएँ थी? एक वहाँ की समस्याएँ नहीं दिखती क्योंकि जो अ, प्रशस्तियाँ हैं, जो लेख लिखे गए हैं, वो बड़े-बड़े लेख ही लिखे गए हैं। इनमें कोई कंपैरिज़न होता ही नहीं है। या फिर जैसे आदम गौड़वी की एक कविता है कि जब तुम इतिहास लिखोगे, क्या उसमें मेरी भूख और प्यास लिखोगे? तो ये भूख और प्यास नहीं लिखा जाता। तो हमें फिर समझ आता है कि हाँ, ये हमारी परंपरा का आत्म-विश्लेषण की वस्तु है। इतिहास को हम सिर्फ़ इस दायरे पे ना देखें कि बौद्ध धर्म बहुत ग्रेट था, हिंदू धर्म, सनातन धर्म ऐसा था। आप उसको थोड़ा परखो, जानो। कबीर का जो दर्शन है या फिर कबीर के जो काव्य हैं, छोटे से दोहे होते हैं 13-11 की मात्राएँ में, लेकिन इतना प्रासंगिक क्यों बन जाता है? क्योंकि उन्होंने आत्म-विश्लेषण करके लोगों को भी दिखाया। अब दिव्या उपन्यास पढ़ोगे, शुरू होता है तो वो नारी भले राजकुमारी है, भले उसको अ अ, राजकन्या माना गया है, लेकिन उसकी भूमिका कैसी है कि स्त्री हो, देवी के रूप में हो, पूजा होगी, उससे ज़्यादा तुम्हारा कोई हक नहीं। फिर जब जो दासी के रूप में आती है, दासी के रूप में भी उसका जो हाल होता है, वो हाल भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। वहाँ तो एक लाइन ऐसी आती है
कि जो स्त्री का अ, स्तन है, उसको भी निचोड़ लिया जाता है किसी दूसरे के पुत्र के लिए। तो वहाँ पे इतने ज़्यादा और ज़्यादा गिरी स्थित। फिर उसके बाद जब वो अंशुमाला बनती है, दारा तो बन चुकी दासी में, अंशुमाला जब बनती है, तो वहाँ पे यशपाल थोड़ा और क्लियर करते हैं कि आप भले वेश्याओं को जिस भी नज़रिए से देखो, पर कम से कम वो उन 2 स्थितियों से तो बेहतर है। तो शायद हालाँकि बेहतर वो भी नहीं है, वेश्या वाली स्थिति भी बेहतर नहीं है। बेहतर तो ये है ना कि स्वतंत्र संपूर्ण अधिकार मिले। लेकिन कम से कम आप जैसे कि 2 घिनौनी चीज़ हैं, उसमें से आप तीसरी घिनौनी मानी जाने वाली घिनौनी पर उनसे बेहतर चीज़ दिखा दोगे, तो थोड़ा-सा जो पाठक का नज़रिया है, थोड़ा-सा जो पाठक उसको देख रहा है, उसका नज़रिया और बेहतर हो जाएगा। तो यही है कि परंपरा में आत्म-विश्लेषण है, जैसे नदी के प्रति क्षण नवीन जल बहने पर भी नदी का अस्तित्व और उसका नाम नहीं बदलता। वैसे ही किसी में जन्म-मरण की निरंतर क्रिया और व्यवहार के परिवर्तन से जात नहीं बदल जाती। अतीत में अपने रचनात्मक सामर्थ्य और परिस्थितियों के सुलझाव के अपने प्रयत्नों के परिचय से जाति वर्तमान और भविष्य के सुलझाव और रचना के लिए निर्देश पाती है। तब क्या हुआ कि जब आप नदियों को देखते हो या फिर पेड़ों को देखते हो, तो पेड़ों से जो पत्ते गिर रहे हैं, तो पेड़ का अस्तित्व नहीं खोया। गिरना या फिर बहना या फिर चीज़ें दूर होना, नया समय आना, इतिहास का नवीन हो जाना, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अगर उसमें भी आप उसी से चिपके रहोगे, तो वो चिपकना बहुत बेहतर नहीं माना जाएगा। तो अगर आप परिवर्तन के साथ, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे परिस्थिति हो, चाहे सुलझाव में स्त्रियों की स्थिति हो, उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आप सुलझाव या फिर भविष्य को सुधार नहीं सकते। ये बातें की गई हैं और लास्ट में नामानुसात श्रेष्ठतरम हिम किंचितम। ये लाइन समझाती है कि मनुष्य भोक्ता नहीं करता है या फिर ये लाइन मानववाद को समझाती है। मानववाद मतलब क्या कि केंद्र में तो मानव होना चाहिए। अस्तित्व तो मानव का इम्पोर्टेंट है, ना कि भगवान का, ना कि राजा का, ना कि तुम्हारे समाज के जो बने बनाए परंपराएं हैं, जिन परंपराओं से इंसान बंध गया है। अगर आप मनुष्य को केवल क्रीड़ा मान लोगे, तो क्या आप सत्य के अनुभवों को प्राप्त कर पाओगे? वही बात कही गई कि नामानुसार श्रेष्ठतम हिमकिंचतम। मनुष्य थे बड़ा केवल उसका अपना विश्वास, हम उसका रचा हुआ विधान है। उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। जैसे आप देखोगे एक जो माताल वृक्ष है, क्या बोलते हैं हम, व्यापारी बोल लो उसको, तो व्यापारी फिर सबसे बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि उसके पास धन है। से भी बड़ा उसका विश्वास और उसका ही रचा हुआ विधान हो जाता है। और ऐसा कर देना वास्तव में क्या मानवता को खारिज नहीं कर देगा? तो प्राकृतन से भी आप 4-5 सवाल यूपीएससी के क्लियर कर सकते हो। तो प्राकृतन को आप ध्यान से पढ़ना, उपन्यास उतना ध्यान से पढ़ो ना पढ़ो, कहानी का सार समझ लो, बहुत है। लेकिन एटलीस्ट प्राकृतन को आप ध्यान से देखना। ठीक है, इतना समझ गए? आगे बढ़ें? जी, समझ गया। ओके। तो अब दिव्या का कथानक हम समझते हैं। जैसे हम अक्सर रहे हैं, जो कथानक है ना, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा पास की बात भी नहीं है। कथानक कैसे बन जाता है, कैसे बिगड़ जाता है। और जैसे मैला आंचल में हमने देखा था, पूर्णिया कथानक बढ़ गया था। पूर्णिया मतलब उसको आप गाँव मान लो, जिला मान लो, गाँव की समस्या मान लो या फिर जो भी आधार आप ले चलो, तो उनको आप प्राकथन के आधार पर देख सकते हो। लेकिन जब हम कथानक की बात करते हैं, तो प्लॉटिंग कहाँ पे की गई है? वैसे तो दिव्या में 13 पार्ट है और हर पार्ट मतलब 13 पार्ट को आप बोल लो या फिर उसको भाग बोल लो, अध्याय बोल लो, कुछ भी बोल लो। जैसे मधुपर्व है, धर्म का साध है, प्रेस्त है, आचार प्रवर्धन है, आत्मसमर्पण, विकट वास्तव, तात धर्म, दारा, अंशुमाला, सागल, पृथ्सेन और रुद्रदेव, मल्लिका और लास्ट में दिव्या है। इससे मुझे यही समझ आता है कि जो नाम अवर केवल लेके चलो। तो नाम से ही समझ आता है कि जो कथानक या फिर प्लॉटिंग की गई है,
वो प्लॉटिंग ऐसे आधार पर की गई है कि जो अंतिम मंजिला बने, वो मानववाद का बने या फिर मानववाद में भी स्त्री का भी बराबर महत्व हो जितना पुरुष का महत्व हो। तो उस मानववाद को जैसे एक प्रश्न पूछेगा कि दिव्या उपन्यास की जो संवेदना है मानववाद पर या फिर अस्तित्ववाद पर रची हुई संवेदना है। तो आप देख सकते हो कि जिस भी प्रकार की प्लॉटिंग की जाए, प्लॉटिंग कथानक का ही बोल रहा हूँ मैं बार-बार, तो जिस भी तरह का कथानक बनाया जाए, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ निकल के आए, चाहे मधुपर्व हो, धर्मस्थ का प्रसाद हो या फिर कोई प्रेस्ट हो, आचार प्रवर्धन हो, जहाँ भी जो कुछ भी हो, अंत में भी अंत में जो निकल के आए या फिर जो सार रूप में निकल के आए कि जीने की कामना से लेकर जी सकने की कामना तक के लिए लिखना ही वो बनेगा। और चाहे इसमें आप नारी अस्मिता की खोज को बोल लो कि ये कथानक है, या फिर स्वतंत्रता की या फिर नारी की स्वतंत्रता की खोज बोल लो, जैसे यूपीएससी सवाल करता है। कथानक को आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर जुड़ा हुआ एक नारी अस्मिता और स्वतंत्रता की खोज लिखा हुआ कथानक है, जिसमें 13 लघु अध्याय है। और मेन लघु अध्याय कौन सा होगा, चाहे उसको आप दिव्या बोल लो या फिर दारा बोल लो, अंशुमाला बोल लो, तीनों एक ही कैरेक्टर हैं, पर मतलब तीनों एक ही इंसान है, पर नाम बदलने से जो आधार होता है, वो आधार अपने आप बदलता चला जाता है। जब वो दिव्या रहती है, तो उसका जो आधार है दूसरा रहता है। जब वो दारा रहती है, उसका आधार दूसरा रहता है। अंशुमाला रहती है, उसका आधार दूसरा रहता है। मतलब शायद यशपाल यही समझाना चाहते थे कि कथानकों में एक दृष्टि होती है कि बातें वही हैं, लेकिन अगर आप अलग-अलग नज़रिए से या फिर अलग-अलग मंजिल से उस चीज़ को देखने जाओगे, तो आपको और अच्छी-बुरी चीज़ें दिखेंगी। अगर आप बौद्ध के नज़रिए से देखोगे, वहाँ पे आप कहोगे कि स्त्रियाँ त्याज्य होती हैं, अगर आपके पिता ने, आपके पति ने, आपके पुत्र ने अनुमति दी है, तो मैं आपको अपना सकता हूँ। चाहे फिर उसको आप आत्मसमर्पण बोलो कि एक तरह से आत्मसमर्पण वो कर देती है, लेकिन फिर भी नहीं अपनाया गया, तो उनकी दृष्टि ऐसी है। दूसरा कि जो धर्मस्थ का प्रसाद है या फिर जो अ, प्रेस्त बोल लो या फिर धर्मस्थी बोल लो, तो उनका जो प्रसाद है वहाँ पे एक स्त्री है, नाम है दिव्या, वो पृथुसेन जो नीची जाति का है, उससे थोड़ा-सा उससे गर्भवती हो जाती है। अब उसको पता है कि उसके साथ जो स्थिति होने वाली है, वो स्थिति बुरी होने वाली है। या फिर अब वो अपने स्वाभिमान को सोचती है कि मैं अभी तक देवी के रूप में थी, मैं राजकन्या के रूप में थी, लेकिन मुझे कोई पृथुसेन जैसा पुरुष त्याग सकता है क्या? तो ये चीज़ें समझ आती हैं कि कॉन्टेक्स्ट बदलेंगे, चरित्र वही है, पर देखने का नज़रिया सबका अलग-अलग हो जाता है। तो नारी अस्मिता में भी यही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी हो गए, तो वहाँ पे भी आपका जैसे मान लो जो क्या नाम था उसका अ, चारवाक मारिस है। चारवाक मारिस है, वो बुद्धिजीवी है या फिर वो चारवाक दर्शन से रिलेट करता है और उसका बात यही है कि तुम भविष्य की चिंता क्यों कर रहे हो? तुम वर्तमान में जियो। और वर्तमान में जीने में वो बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, सिखाता है। लेकिन जब वो भी वर्तमान में जी रहा होता है, तो उसमें भी कुछ कमियाँ बनी रहती हैं। तो दिव्या का एक कथन है कि स्त्रियाँ सबके लिए ही मात्र खिलौना मात्र हैं। चाहे फिर वो अ अ, क्रोध या फिर चाहे वो कठोर रुद्रदीर हो, अ जातिवादी पृथुसेन हो या फिर चारवाकवादी मारीच हो। मतलब यही समझ आता है या फिर माताल ब्रिक हो, व्यापारी माताल ब्रिक हो। स्त्रियाँ हर एक जैसे वर्तमान में किताब लिखी गई है, एक महिला ही है, वो किताब लिखती है नो नेशन फॉर वुमेन, मतलब महिलाओं के लिए कोई भी राष्ट्र नहीं है। तो ये चीज़ हमें समझ आती है कि जो पुरानी बातें थी, वो पुरानी बातें अब भी समझ आती हैं और उन बातों का आधार कैसा भी बनता हो, वो हम कथानक में समझते हैं, बहुत ही करीब से समझते हैं। तो ये था मतलब इसका कथानक और भी इसमें बातें की जा सकती हैं कि केंद्र बिंदु बिंदु में दिव्या ही है, संपूर्ण कथानक का सूत्रधार वही है।
पर उसकी जीवन धारा को या फिर विचारों को मोड़ता है। तो चाहे आप उसको यशपाल का भौतिकवादी जीवन के यथार्थ का नज़रिया मारिस में देख लो, या फिर चाहे आप उस उपन्यास में जो हो सकता है, कोशिश कर सकते थे यशपाल कि कंक्लूज़न ना देते। लास्ट में ना दिव्या कहती कि हे यार मुझे आश्रय दो। अक्सर मतलब लास्ट में जो है मारिस से वो कहती है, हे यार मुझे आश्रय दो। तो ऐसा आश्रय क्यों वो दिलवाना चाहते? क्यों उनका जो एक नज़रिया है, वहाँ पे थोड़ा बँधा रह गया। तो वही चीज़ें समझ आती है कि लेखक का भी कुछ आधार था जो कथानक को भी थोड़ा मोड़ता है, या फिर उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर लिखा गया, फिर भी संदर्भ पूरा नहीं होता, तो जो बताने आए थे, वो पूर्ण नहीं हो पाता, तो शायद बातें और खोखली और अधूरी लगने लगती। इसलिए शायद उन्होंने बुला दिया। बाकी मुझे तो ऐसा सिर्फ़ मेरा नज़रिया है, मुझे ऐसा लगता है जब 1945 का उपन्यास है, तो वहाँ पे दिव्या अगर आज़ाद है, दिव्या अगर स्वतंत्र है, भले मारिस वहाँ पे बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम मेरे लिए हो, लेकिन दिव्या को बोलना चाहिए नहीं, मैं अपना जीवन किसी भी बंधन में बंधकर नहीं रख सकती। ये मेरा नज़रिया। लेकिन शायद इसके पीछे यशपाल का नज़रिया हो कि अगर मैं बंधन में मुक्त रहने की बात करूँगा, तो ये उपन्यास शायद विरोधाभास पैदा कर दे। शायद ये उपन्यास थोड़ा-सा कमज़ोर बन जाए। कुछ लोग इसको अ, तिरस्कार करने लगे। तो यही बात है कि लास्ट में वो मारिस के साथ दिव्या का संबंध बनवा देते हैं। सिर्फ़ इतना आधार, बाकी कथानक वग़ैरह-वग़ैरह जो भी है, उसको छोड़ते हैं अभी। तो ये था हमारा दिव्या उपन्यास का कथानक। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना क्या है, मतलब चीज़ें तो समझ रहे हैं, कथानक समझ रहे हैं, ये भी प्राकृतन भी समझ गया कि रचनाकार का नज़रिया क्या है। तो इतनी चीज़ें जब समझ गए, तो अब थोड़े से यूपीएससी के क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि यूपीएससी सवाल कैसे पूछता है। एक सवाल बहुत ही आसान सा पूछेगा कि दिव्या में इतिहास कितना है और कल्पना कितनी है? क्या वास्तव में ये इतिहास और कल्पना का मिश्रण है? तो अभी जितनी भी बातें हमने की हैं, उसमें स्पष्ट मैंने समझाया है कि जो समाज है, प्रवृत्ति है, अ, उपन्यास की जो गति है, उपन्यास में जो चित्र है, जो घटनाएँ हैं, वो भले ही ऐतिहासिक आधार लेते हुए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हुए चलें। लेकिन जो कल्पना है, वो यथार्थ को जोड़ता है, वो वर्तमान समय की समस्याओं को जोड़ता है, वो अंतर्विरोधों को दिखाता है, वो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे दिव्या का केंद्र बिंदु में होना हो, चाहे पात्रों के आधार पर नाम कम ही रखना हो, या फिर चाहे वातावरण के आधार पर भी सिर्फ़ ऐतिहासिकता में नाम मात्र की ऐतिहासिकता हो, या फिर जो कालखंड का ब्यौरा है, उस कालखंड के ब्यौरे को भी सिर्फ़ जो पहला है मधुपर्व, वहाँ पे दिखाना हो कि ऐसी-ऐसी चीज़ें घट रही हैं। बाकी सारी जो स्थितियाँ हैं, जो मधुपर्व है, वहाँ पे भी दिखता है कि हाँ, ये बातें इतनी भी गहरी नहीं है, मेन जो है कल्पना ही है। फिर चाहे पृथ्वीसेन को मना कर देना हो पालकी उठाने के लिए, या फिर मारिच का फिर जो संवाद देना हो, पृथ्वीसेन की जो बातें कहनी हो, वो जो सू सूत्र शैली में वो जो बात आती है, वो बात विशेष रूप से गहराई तक जाती है और समझाती है कि हाँ, ये सिर्फ़ इतिहास नहीं, इतिहास और कल्पना का ऐसा मिश्रण है, जिसमें कल्पना वर्तमान को सँवारने की कोशिश कर रहा है। तो ये चीज़ें आप बता ले जाओगे, जैसा अभी तक हमने शुरू से ही बात की, तो यही बातें करते चले आए। फिर चाहे आप उसमें कथन के संवाद डालो कि ऐसा यशपाल जी भी मानते हैं। फिर चाहे आप उसको थोड़ा-सा पॉज़िटिव नेगेटिव दिखाने के लिए बौद्ध धर्म की बातें बताओ, और उसमें बौद्ध धर्म का जो प्रभाव पड़ा है, वो नगण्य मात्र है, मतलब इतिहास सूक्ष्म रूप में। लेकिन जो एक क्या बोलते हैं उसको, ट्विस्ट आना, जैसे उपन्यास में ट्विस्ट आया, तो वो ट्विस्ट वहीं से आता है। अभी तक मैं भी सोच रहा था कि ठीक है, लेकिन फिर उसके बाद समझ आया कि नहीं, नो नेशन फॉर वुमेन जैसी चीज़ें तब भी थी और अब भी हैं। जितनी भी चीज़ें चाहे धरातल में दिखा दो, सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का आकलन, मूल समस्या जाति, वर्ण, धर्म, नैतिकता, रूढ़िवादी परंपरा, नारी अस्मिता की असुरक्षा, और भी जितनी चीज़ें हैं,
और दूसरा चीज़ प्रेम के प्रति जो भाव है, वो अलौकिकता का भाव है। लोकवाद का भाव उसमें है ही नहीं। तो जो समर्पण लोकापवाद का विषय जब प्रेम बन जाता है, चीज़ें समझ आती कि हाँ, सारी स्थितियाँ, सारी परिस्थितियाँ दिखाने पर हमें साफ दिखने पर हमें साफ हो जाती हैं कि हाँ, इतिहास तो है, पर वो इतिहास हमें उन कल्पना या फिर उन पुरानी और नवीन चीज़ों को दिखाने के लिए ही प्रयोग किया गया है। जो तब्दीली है, वो तब्दीली सिर्फ़ छोटे आधार पर नहीं हुई है। वो तब्दीली का आधार बहुत ही बड़ा हुआ है और शुरू से अंत तक ही है। जैसे लास्ट पार्ट है, लास्ट नहीं, शायद 12वां जो भाग है, 12वें भाग में रुद्रधीर और पृथुसेन को दिखाया गया। वहां पे रुद्रधीर पृथुसेन जब दिव्या थोड़ा बेहतर हो जाती है, उसकी स्थिति बेहतर हो जाती है, तो दोनों अपनाने चले आते हैं। क्यों दोनों अपनाने चले आए? अभी जब एक स्त्री गर्भवती थी, जब तब आप उसे अपना नहीं पाए, लेकिन जब अब उसका जो स्टेटस है थोड़ा बेटर हो गया है, थोड़ी चीजें बेहतर हो गई हैं, तब आपके जो मानसिक स्थितियां हैं वो कैसे बेहतर हो गई हैं। कैसे आप अपने गौरवमयी अतीत आदर्श को छोड़कर इस कटु यथार्थ को जीने चले आए हो? तो ये सारे सवाल यशपाल जी इसी इतिहास व कल्पना के समन्वय से करते हैं। और हो सकता है कि अगर वो इतिहास डाल देते तो वो सवाल नहीं कर पाते, और हो सकता है अगर वो कल्पना कल्पना बच बताते, किसी का आधार नहीं लेते, तो वो जो पड़ताल करनी थी ना, वो पड़ताल अधूरी रह जाती। जैसे पड़ताल अधूरी रह जाती है कुछ कहानियाँ, जैसे एक और ज़िंदगी कहानी ले लो आप, या फिर आप एक उपन्यास आपका बंटी ले लो। तो यहाँ पे जब ये चीज़ें कमज़ोर पड़ती हैं, तो उस कमज़ोर पड़ी चीज़ों को थोड़ा ऐतिहासिक आधार लेना ज़रूरी था, लेकिन जितनी मात्रा में लेना चाहिए था, उतनी ही मात्रा में लिया है। और अगर पूरी मात्रा में ले लेते, तो वो जो मार्क्सवादीपना है कि थोड़े-थोड़े यशपाल के लक्षण मार्क्सवाद के, तो वो मार्क्सवादी लक्षण नहीं आ पाता। या फिर अगर केवल कल्पना लेते, तो मारिस में जो चार्वाक दर्शन है, भौतिकवाद है, या फिर मान में जीने की भावना है, तो शायद वो भी आती ज़रूर, पर कमज़ोर रह जाती। तो जितने भी पक्ष-विपक्ष हैं, आप रखोगे और आप क्लियर करोगे कि इतनी सारी बातें हैं जो दिव्या उपन्यास को कट एंड क्लियर करती हैं कि देयर आर एरिया जो बताते कि हाँ, इसका इतिहास और कल्पना का मिश्रण होना संभव ज़रूरी था। मैं ऐसा बोलूँगा कि अनिवार्य था। तो ऐसी चीज़ें हमें समझ आती। कोई सवाल हो अगर आपको इसमें तो बताओ, कि कुछ चीज़ें अगर आपको और ध्यान आती हो? नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें? जी, जी, आगे बढ़ो। ठीक है। तो अब देखिए, हम जितने भी चीज़ें कर रहे हैं, तो हम उपन्यास नहीं पढ़ रहे हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और 4 चीज़ करने के बाद हमें समझ आया कि अब कम से कम इतने डायमेंशन में आएगा, तो सिर्फ़ हमें इतनी मेहनत करनी है कि थोड़ा उपन्यास पढ़ना है, उसके कोटेशन साथ में रखने हैं, और कोटेशन अगर साथ में रखेंगे, तो हमारी बातें क्लियर की जा सकती हैं कि हाँ, इतना आउटपुट निकल सकता है और एक अच्छा आंसर लिखा जा सकता है। अब थोड़ा-सा इसको हम और आगे देखते हैं। कि एक सवाल आता है विभिन्न विचारधाराओं का टकराव, या फिर इसी को आप दूसरा सवाल मान लो कि क्या जो यशपाल का मार्क्सवादी विचारधारा थी, मार्क्सवादी विचारधारा पूरी तरह से आ पाई है? ऐसा सवाल मान लो। या फिर आप मानो कि जो मार्क्सवादी यशपाल है, वास्तव में अपने मार्क्सवाद को प्रत्यक्ष रूप में नहीं रख पाते, भले परोक्ष रूप में परोसते हैं। ये मैं सवाल अपने से नहीं बना रहा हूँ, ये यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। तो अब हम बात करेंगे, भिन्न विचारधाराएँ हैं, इनका टकराव कैसे होता है? टकराव का मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे कि 2 बातें जब आपस में विरोधाभास करने लगती हैं, जैसे एक बात कि आप मानवतावाद में स्वतंत्रता की बात करते हो, और लास्ट में आप दिव्या से बुलवा देते हो कि आश्रय दो मुझे आर्य। आश्रय की जगह मतलब मैं आश्रय वर्ड को ही ले रहा हूँ। मैं उस चीज़ को अभी तौलने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि
क्या आश्रय शब्द को हटाकर कोई और शब्द नहीं रखा जा सकता था? हो सकता है ना बात? अभी शुरू में ही प्राकथन में बात कर रहे हो कि नारी अस्मिता की बात है। फिर आप बाद में कह रहे हो लास्ट में एकदम कि आश्रय द्वार। ये टकराहट इसी चीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा और गहरे से देखते हैं कि दिव्या केवल यशपाल जी की नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी उपन्यास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि कैसे? कि प्रथम नारी की अस्मिता का जो उद्घोष है या फिर नारी की स्वतंत्रता का उद्घोष है, दिव्या से ही शुरू होता है। उससे पहले रचनाएँ लिखी जाती थी, लेकिन मित्रों मरजानी जैसी रचनाएँ नहीं आ पाई थी। पहले प्रेमचंद सेवा सदन मान लो, प्रेमाश्रम मान लो, वैश्या समस्या के लिए, गबन के लिए लिखते ज़रूर थे, लेकिन इतना क्लियर कट नहीं बता पाते थे। तो अब जो उद्घोष है, तो ये संपूर्ण हिंदी साहित्य के लिए, हिंदी जगत के लिए इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट बात कैसे है? इसमें यथार्थवादी दृष्टि यथार्थवाद समझते हो? यथार्थ का मतलब है ये समझो कि यथार्थ मैं बोल क्यों रहा हूँ। यथार्थवाद ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, पर आप सोच के देखो कि इसका जो कथानक है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आप लिखो और बोल दो ये यथार्थवादी उपन्यास है, तो बातों में टकराहट तो हो गई। जैसे मान लो कि मुझे आपको समझाना है LGBTQIA+ की बात समझानी है और मैं पुराना आधार ले रहा हूँ। ये जो बातें हैं नवीन आधार पर या फिर नई समस्या को दिखाती हैं कि चाहे इनके विवाह की समस्या हो, अधिकार देने की समस्या हो, संपत्ति का अधिकार नहीं मिल पाता या फिर ये गोद वगैरह नहीं ले सकते, जितने भी चीज़ें हों। इसको अगर मुझे समझाना हो तो मैं पुरानी कहानी ले चलूँ कि प्राचीन काल में ये हुआ करता था, तो ये बातें तो विरोधाभास हो गई। आपको समस्याएँ वर्तमान में सुलझाना है, लेकिन यही चीज़ आपको थोड़ा-सा बताना है कि ये टकराहट के रूप में नहीं आया है, इस संबंध के रूप में आया है जब आप यशपाल का यथार्थवादी दृष्टिकोण को समग्रता से देखोगे, समग्रता मतलब पूरी तरह से देखोगे, तो निस्संदेह आप नारी की अस्मिता और उसकी पहचान की पड़ताल कर पाओगे। किंतु इतिहास के उस काल विशेष की पड़ताल भी तथाकथित माननीय और श्लाघ्य है। ये उपन्यास तत्कालीन समय और समाज की वैचारिक टकराहट और उसके अंतर्विरोधों का विश्लेषण करता है। मतलब एक तरह से हमें वर्तमान समय की नारी को बेहतर करना है, सही बात है। लेकिन जब तक अतीत का मनन और चिंतन नहीं किया जाएगा, तब तक उस अवचेतन मन से वो धारणाएँ नहीं निकलेंगी। तो चाहे मैं यथार्थवाद को अपनाऊँ, चाहे मैं इतिहासवाद को अपनाऊँ या फिर मैं चाहे ऐतिहासिकपना अपनाऊँ, इन दोनों में टकराहट की स्थिति पैदा कर दूँगा। जैसे मान लो बौद्ध को आप बहुत बेहतर मानते हो। लेकिन बौद्ध में ये कहना कि और अगर कोई और कहानी होती, कोई और कथा होती, तो आप उस बात को अपना भी लेते कि बौद्ध बोल रहे कि या तो अपने पिता मान लो यशोधरा बोल रही हो कि मुझे भी अपना लो। तो गौतम बुद्ध बोल रहे हो कि आप अपने पिता को लेके आओ, या तो पुत्र से कहलवाओ या तो अपने पति से कहलवाओ, तो मैं आपको अपना लूँगा। लेकिन पहले उन्होंने कंडीशन बनाई, क्या? एक स्त्री होती है, गर्भवती होती है, उसको फिर एक स्त्री बेच देती मतलब माताल विक्र के पास बेच देती है, दासी बनती है, उसका पुत्र होता है, पुत्र को स्तनपान तक नहीं करा पाती है, दासी के साथ बहुत दयनीय स्थिति होती है, उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, मरने तक की हालात है और जब मरने जैसी हालात है, फिर वो बौद्ध के पास जाती है। अब वो बौद्ध जो दर्शन है, अब वो बोल रहा है। तो उन बातों का खंडन करना उपन्यास के माध्यम से ज़रूरी था। भले टकरा जाए, भले घिस के चिंगारियाँ पैदा हो जाएँ, पर ये चिंगारियाँ वास्तव में ज़रूरी थी और ऐसी चिंगारियों का होना सही बात है कि हाँ, विभिन्न विचारधाराओं की टकराव है। तो 2 विचारधाराएँ हमने समझी, यथार्थवाद और जो इतिहासवाद है या फिर इतिहास है, इन दोनों में कैसे टकराहट हो रही है। जो वर्तमान है और जो भूत है, उन दोनों में कैसे टकराहट से जो अंतर्विरोध हैं, इन चीज़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। इतनी बात हम समझ रहे हैं। सिर्फ़ ये एक पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यशपाल सामाजिक यथार्थ को लेकर चलने वाले रचनाकारों में प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े रचनाकार हैं। किंतु उनकी विशेषता यह है प्रेमचंद के बाद सबसे बड़े रचनाकार हैं। तो एक प्रश्न थोड़ा
और समझ लो फिर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आता है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की कर्म हिंदी उपन्यास की कर्मभूमि ही नहीं बदली, कायाकल्प भी कर दिया। तो जब आप कर्मभूमि भी बदलोगे, कायाकल्प भी करोगे, तो आगे वाले जो लेखक होंगे वो दिव्या जैसी रचनाएँ, झूठा सच जैसी रचनाएँ, तमस जैसी रचनाएँ लिखने लगेंगे। तो आप जब गोदान वगैरह बताओ ना या फिर ऐसे सवाल आपसे आएँ, तो कन्क्लूज़न में आपको थोड़ा रख देना है कि उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने वाले लेखक हमको मिलते हैं। ऐसी बातें क्लियर कर देना। मैं ये गोदान के संदर्भ में बता रहा हूँ। हालाँकि थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उनकी विशेषता यह है कि वो सामाजिक यथार्थ को किसी अन्य दृष्टिकोण से ना देखकर उसे उसकी वास्तविकता में देखते हैं। मतलब अ, उनका वही मूल स्वर की चरित्रों के रहस्यों का उद्घाटन स्वर। तो सामाजिक यथार्थ को किसी अन्य दृष्टिकोण से ना देखकर उसकी वास्तविकता में देखते हैं, इसलिए वो जिस कालखंड को कथा का आधार बनाते हैं, उसके तमाम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन की संश्लिष्टताओं को खोजबीन करते हैं। यहाँ दिव्या में भी वे उस बौद्धकालीन समाज तक पहुँचते हैं, जिसमें विभिन्न धर्म और संप्रदाय अपनी-अपनी तार्किकता के साथ एक दूसरे के आमने-सामने। मतलब आप सामाजिक यथार्थ के लेखक हो। यहाँ पे 2 चीज़ मैं टकराऊँगा, सामाजिक यथार्थता और पुरानी बातें या फिर पुराना इतिहास। तो आप सामाजिक यथार्थ के लेखक हो, लेकिन आपको ये नहीं मैटर है कि मैं प्रेमचंद के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, तो मैं वैसा ही करूँ कि वर्तमान में जो समस्याएँ चल रही है, अगर आग लगी है तो पानी डाल दूँ, समस्या खत्म हो गई। मैं सिर्फ़ इतना नहीं करूँगा। मैं अब उन चीज़ों को देखूँगा कि वो आग लगने के पीछे का कारण क्या था? क्या वो आग अतीत से जली चली आ रही है? क्या उसका कोई सामाजिक अथार्थ का आधार था, ऐतिहासिक आधार था, आर्थिक था, राजनीतिक था या फिर धार्मिक कैसा भी था। उसके पुरानी जो जड़ है, मैं उस जड़ को ख़त्म करना चाहता हूँ। हूँ तो मैं ज़रूर सामाजिक यथार्थ का रचनाकार या फिर यथार्थ है मतलब जो वर्तमान में है, हूँ ज़रूर लेखक। मैं उस यथार्थ को भी सुलझाने का प्रयास प्राचीन या फिर उसकी जो जड़ है, उसकी जो तय है, वहाँ से करूँगा। अगर अवचेतन मन में दिक्कतें हैं, तो उन अवचेतन मनों को खंगालूँगा और उन जड़ों को तोड़ दूँगा, जो जड़ उसको कमज़ोर बनाता है। तो ये चीज़ें हम समझ रहे हैं, किसमें भी ये दूसरा पैराग्राफ हो गया। तीसरा पैराग्राफ थोड़ा-सा अब हम और बढ़ते हैं आगे। मारीच जो हो गया, चार्वाक मारीच है। यहाँ पे थोड़ी जातीयता भी है, सामाजिक आर्थिक चीज़ें भी हैं कि समाज से जुड़ा जो प्रेस्त होता है, शायद पृथुसेन का पिता, तो कहता है कि मुझे या फिर हमें बहुत समय के बाद ये सारी चीज़ें, चाहे वो सम्मान हो, गौरव हो, मिला हो। अगर अब हम फिर ऐसी गलती करते हैं, तो हम वहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। तो चाहे इसको आप भौतिकवाद मान लो या फिर आप चारबाग में मारिस को लेके चलो, जहाँ पे वो चीज़ें क्लियर या फिर स्पष्ट करता हुआ दिखता है। दिव्या में, यशपाल में मुख्यतः 3 पात्र, रुद्रधीर, पृथुसेन और मारिस, तीनों के अलग-अलग नज़रिए। जैसे रुद्रधीर वंशानुकूल है, मतलब उसका जन्मजात बहुत बड़ा है। वैसे बड़ा नहीं है, जन्मजात बड़ा है। जो पृथुसेन है, जाति से मारा हुआ है और जो मारिस है, एक वर्ग है। वर्ग आप चाहे उसको चारवाकवादी मानो, भौतिकवादी मानो या फिर कैसा भी मानो। वर्ग पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, बौद्ध धर्म की करुणा एवं नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण तथा ब्रह्मलोक एवं निर्वाण की अवज्ञा करने वाले एवं स्थूल स्थूल समझते हो कि जैसे मेरा शरीर है, ठीक है? जैसे अभी 1945 में आप पीछे की क्लासेस सुनोगे, तो वहाँ पे मैंने छायावाद को भी क्लियर किया है। छायावाद में एक बात आती है कि छायावाद जो होता है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह होता है। तो आप इस स्थूल को हटा रहे हो और स्थूल को हटाने के साथ आप मेरा सूक्ष्म भी हटा रहे हो और आप उस अलौकिकता की बात करते हो कि वंश में ऐसा लिखा गया है, भगवान की संज्ञाएँ ऐसी दोगे, धर्म की बातें ऐसी बताओगे, जात की बातें ऐसी बताओगे, फिर मुझे समझ आएगा कि नहीं, ये चीज़ें जो हैं सांसारिकता को आप सत्य मान ही नहीं रहे हो। लेकिन जो चार्वाक है, सत्य मान रहा है। तो 2 चीज़ों में विरोध है, इसके लिए बहुत ही बढ़िया कोटेशन है कि
इस स्थूल और प्रत्यक्ष जगत को खारिज करना और इस अलौकिक सत्ता को अपने से चिपकाए रहना, क्या ये अप्रासंगिक नहीं है? क्या इसमें कोई युक्त है? क्या ये कहीं से भी तार्किक है? तो हमें समझ आता है कि आप इस स्थूल मतलब जो आप वर्तमान में हो, जो जैसे आप सोच लो, एक मैं लाइन बोलता हूँ, लाइन सीधी है, गलत है, उसका भाव समझना। जो दिव्या है, अक्सर सोचती रहती है कि भविष्य में मेरे साथ क्या होगा या फिर मेरा क्या होगा, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। और फिर वहाँ पे जो अंशुमाला को सपोर्ट देती है, नाम तो नहीं याद आ रहा, तो वो समझाती है, तुम अगर भविष्य की चिंता करोगी तो तुम्हारा वर्तमान भी नष्ट हो जाने वाला है। और अगर अपने वर्तमान को नष्ट कर लोगे तो भविष्य कितना भी बेहतर हो जाए, चीजें बेहतर नहीं हो सकती। तो उन चीजों के पीछे आप मत भागो जहाँ पे आपका वर्तमान है वो खोखला सा होता चला जा रहा है। तो इसी चीज को वो समझाते हैं चारवाक दृष्टिकोण में, कथा के अंत में पांथशाला दृष्टि में। मतलब वही क्या बोलते हैं उसको, पांथशाला को आप क्या बोल सकते हैं, विश्राम गृह मान लो या फिर जैसा भी मान लो। दृश्य में अंशमाला के रूप में जब दिव्या ठहरती है तब ये तीनों पात्र कौन कौन, रुद्रदीप, पृथुसेन और मारिस, प्रणय प्रणय मतलब साथ रहने के, प्रणय प्रार्थी बनकर उसके सम्मुख उपस्थित होते हैं। इस प्रसंग में इन पात्रों में दिव्या जो उत्तर प्रत्युत्तर होता है कि रुद्रदीर बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें ये बना दूंगा, तो दिव्या बोलती है कि अब मुझे कोई कामना नहीं है कि मैं कोई देवी बन के रहूं। फिर जो पृथुसेन होता है वो बौद्ध धर्म से जुड़ जाता है, तो पृथुसेन बोलता है कि मेरे साथ आ जाओ, हम बौद्ध में साथ साथ रहेंगे। तो अब वो बोलती है कि जिसने मुझे अकेले नहीं अपनाया तो अब मैं उस धर्म में वापस नहीं जाना चाहती। लेकिन जब मारिच बोलता है, मारिच थोड़ा लेट आता है, मारिच बोलता है कि मैं तुम्हें कोई राजप्रसाद नहीं दे सकता, या फिर मैं तुम्हारे साथ भिक्षु भिक्षुणी बनकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। मैं इस सांसारिक जीवन के जो जीवन बन रखा है जहाँ पे इंसान इंसान होता है, तो मैं इसमें अपने सुख दुख का साथी तुम्हें मानता हूँ और तुम्हें मेरे सुख दुख का साथी मानता हूँ। तो क्या अब तुम मेरे साथ आना चाहोगी? और उत्तर प्रत्युत्तर के बाद अंत में दिव्या बोलती है कि हे आर्य, मुझे आश्रय दो। तो ये सारी चीजें दिखती हैं कि यहाँ पे जो वैचारिकता है, उन वैचारिकता के आधार पर स्त्री अपनी अस्मिता, अस्मिता मतलब खोज मान लो या फिर उसका अस्तित्व मान लो या फिर उसकी अपनी स्वाधीनता कहाँ पे देख पाती है? क्या वो बड़े महलों में देखेगी? नहीं देख पाएगी। क्या वो भिक्षु भिक्षुणी के रूप में दिखेगी? नहीं देख पाएगी। जो सांसारिक सत्य है, स्थूल सांसारिकता है, इसमें अगर आप जाके देखोगे तो भले चारवाक को अक्सर लोग खारिज करते हैं कि चारवाकवादी मत होना, भौतिकवादी मत होना, लेकिन सत्य तो वही है ना कि आपको वर्तमान में जीना चाहिए। आपको जब वर्तमान में जीना चाहिए तो ये स्थितियों की वैचारिक टकराहट होती है, और यही है टकराहट का आधार। कुछ आधार और बनते हैं जिनको आप समझना चाहो थोड़ा जल्दी जल्दी समझते हैं। हालांकि जो आधार मैंने बताया वो इम्पोर्टेंट है। अगला आधार, ब्राह्मण कुल में विवाहित व्यक्ति जो दिव्या को नर्तकी और गणिका के रूप में ना देखकर कुल देवी, कुल माता, महादेवी के रूप में देखना चाहता है। मतलब नहीं देखना चाहता उसमें, मतलब जो एक स्त्री का टैलेंट है, टैलेंट नहीं बल्कि कुल माता, कुल देवी, महादेवी के रूप में देखना चाहता है, वो आप समझ सकते हो। ये रुद्रतीर का पूरा स्पष्ट नजरिया है। लेकिन अगर आप दिव्या को समझो तो दिव्या आश्रिता बनने की इच्छा या फिर आकांक्षा कभी भी नहीं रखती। वो पृथुसेन के साथ रहे, चाहे वो मारिच के साथ रहे, या फिर चाहे वो रुद्रधीर के साथ रहे, बड़े ही गंभीर स्वर में रुद्रधीर को उत्तर देती है, आचार्य, कुलवधु का आसन, कुलमाता का आसन, कुल महादेवी का आसन दुर्लभ सम्मान है। आचार्य, दासी को क्षमा करें, दासीहीन होकर भी आत्मनिर्भर रहेगी, किंतु स्वतत्वहीन होकर वह जीवित नहीं रहेगी। इसका क्या मतलब हुआ कि आप उसको कितना भी बड़ा पद दे दो, लेकिन वो दासी बनकर आत्मनिर्भर रहना स्वीकार कर लेगी, किंतु कभी भी अपने स्वतत्व
स्वतत्व मतलब उसका जो स्वयं का है, उसको खोकर कभी भी वो जीवित नहीं रह सकती या फिर जीते हुए भी जीवित नहीं रह पाएगी। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं कि सामने वाला ये देना चाह रहा है, पर दिव्या को नहीं चाहिए। तो ये एक विचारधारा है। दूसरा विचारधारा कि यशपाल जी ने सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के समक्ष तत्कालीन बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों की भी पड़ताल की है। जैसे कहा जाता है सनातन बेहतर है या फिर बौद्ध बेहतर है। तो वहाँ पे जो निकल के आता है वो लास्ट में अ, भिक्षु बेशी पृथुसेन दिव्या के समक्ष अपना प्रस्ताव जब रखते हैं, आर्य आर्य मतलब ऐसा बोला जाता है स्त्री के लिए। ये तथागत तथागत मतलब जैसे तत्तावाद हमने समझा है, किसमें समझा है? असाध्य वीणा में समझा है। तो जब आप पढ़ोगे तो थोड़ा और क्लियर कर पाओगे। आर्य तथागत का सेवक भिक्षु पृथुसेन समाज से प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण शरण में ग्रहण करने के लिए उपस्थित उपस्थित है। तथागत का मतलब होता है कि जो है वो आप में है, ऐसी बातें। तो वो बोलता है कि तथागत का सेवक कि जो मुझ में है, तथागत बौद्ध को बोला जाता है, गौतम बुद्ध को, कि वो जो उनमें है। तो जो तथागत का सेवक पृथुसेन है, समाज से प्रताड़ित नारी को तथागत की शरण में ग्रहण करने के लिए उपस्थित है। देवी उस अपार करुणा की शरण ग्रहण करो। अब दिव्या क्या बोलेगी? को स्वयं बौद्ध में जाना था कि बौद्ध मुझे आश्रय दो, और उसने शायद 5वां पार्ट है, 6वां है, वहाँ पे वो अपने आप को आत्मसमर्पित कर देती है कि मुझे आश्रय दो। बट 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 अब लास्ट पार्ट है। अब जो दिव्या है, भले अंशुमाला हो, भले दासी हो, भले वो किसी भी तरह से हो, पर उसका सत्व अब मजबूत है, सतत्व उसका मजबूत है, वो आत्मनिर्भर नारी है। तो क्या जवाब देगी? भंते, भिक्षु के धर्म में नारी का क्या स्थान है? वो वही सवाल जो सवाल पृथुसेन पूछ रहे थे। पृथुसेन कहता है, देवी भिक्षु का धर्म निर्माण है, नारी प्रवृत्ति का मार्ग है, भिक्षु के धर्म में नारी त्याज्य है। दिव्या पुनः उत्तर देती है, भंते, आप अपने निर्माण धर्म का पालन करें, नारी का धर्म निर्माण नहीं है, सृष्टि है। और ये वास्तविकता है कि अगर आप बोलोगे कि नारी का धर्म जो है निर्माण है या फिर धर्म से नारी त्याज्य है, तो फिर ये तो गलत बात है। नारी का धर्म तो सृष्टि है। तो ये जो सूक्त पंक्तियों में उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं, वास्तव में ये वैचारिक आधारों पर भी टकराव होती हुई दिखती है। तो ये सारे आधार हैं जो दिव्या उपन्यास में टकराव में दिखते हैं। और भी बातें हैं जो धीरे धीरे हम समझते हैं। अब सवाल और आ सकते हैं का मतलब मेरा अक्सर यही होता है, आए हैं। दिव्या में व्यक्ति और समाज का क्या द्वंद्व है? मतलब जैसे समाज, जैसे यूपीएससी ऐसे में ही पूछता है, और अक्सर मेरे साथ पता नहीं 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है कि अब मैं जो भी चीज़ क्लियर करने जा रहा हूँ, एक आध टॉपिक मैं यूपीएससी ऐसे से ले ही आता हूँ। अब ये सवाल पूछ रहा है कि व्यक्ति और समाज का द्वंद्व आप इसको कैसे देखते हो? या फिर अगर पूछ ही लिया, जैसे ऐसे में एक सवाल पूछा था कि जो समाज के लिए श्रेष्ठ है, ज़रूरी नहीं वो व्यक्ति के लिए भी श्रेष्ठ हो। तो समाज के लिए यहाँ पे दिव्या में क्या श्रेष्ठ आपको दिख रहा है? कि दिव्या अपने आप को त्याग दे? आप देख पा रहे हो कि वो पृथुसेन के साथ चली जाए, या तो आप देख पा रहे हो कि वो रुद्रति के साथ चली जाए। समाज के लिए तो यही बेहतर है, या फिर समाज के लिए ये बेहतर है, जैसे शुरुआत में देखो तो दिव्या नर्तकी का काम छोड़ दे, गाना बजाना मतलब गायन कला, जो भी उसके अंदर टैलेंट है उसको छोड़े, कुल माता बने, कुल वधू बने, महादेवी बने, ये सारी चीजें बने। समाज तो ये चाहता है, पर वास्तव में क्या वो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है? क्या वो नारी अस्मिता के लिए, नारी स्वतंत्रता के लिए बेहतर बातें हैं? तो समझ आता है ना। देख लो, दिव्या आपने मान लो नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि अगर आपके अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, या फिर मान लो अगर आपके अंदर समाज को बेहतर करने का टैलेंट है, और आपसे बोला गया कि आप इस समाज के सेवक के रूप में बनो। आपका जो धर्म है, स्त्रियां त्याज्य रूप में होती हैं, और है नारी के गुण 3 है, अवगुण 60,000। तो अब जो पुरानी बातें कही गई हैं, और ये इतिहास क्यों आ रहा है?
तो जो पुरानी बातें कही गई हैं, अब उन आप 60,000 अवगुणों को दूर कैसे कर सकते हो? अपना समर्पण करके, प्रायश्चित करके या फिर जैसे भी करके। तो ये क्या द्वंद नहीं है? ये द्वंद भी है, टकराव भी है और सारी स्थितियाँ क्लियर भी कर रहा है कि जो व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है, वो समाज के लिए श्रेष्ठ नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप और गहराई से सोचना चाहो, मार्क्सवाद की जगह एक विचारधारा है यशपाल की, दादा कॉमरेड हो, पार्टी कॉमरेड हो, पर्दा उपन्यास पर्दा कहानी हो या फिर निबंध संग्रह हो। तो उन निबंध संग्रह, उपन्यासों में झूठा सच, वहाँ पे उनकी मार्क्सवादी विचारधारा आ ही जाती है। लेकिन यहाँ पे मार्क्सवादी विचारधारा के बजाय ये मानववादी विचारधारा या फिर अस्तित्ववादी विचारधाराओं को मैटर रखते हैं कि व्यक्ति जो है समाज के लिए नहीं होना चाहिए। समाज के लिए व्यक्ति होना चाहिए। वो चीज़ जो है मानवतावाद तक जानी चाहिए। केंद्र में समाज ना हो, केंद्र में व्यक्ति हो। अगर जो व्यक्ति के लिए बेहतर है, तो अमूमन या फिर 90% या फिर 95% कह सकते हैं कि वो समाज के लिए भी बेहतर होगा। आप कोई ऐसी खोखली रूढ़ियाँ, खोखली परंपराएँ, खोखली मान्यताएँ ना बनाओ, जो मनुष्य के जीवन को संघर्ष में डाल दे। आप बोल रहे हो कि अ एक स्त्री मान लो, हालाँकि बौद्ध का बार-बार ले आते हैं। खैर उसकी बातें तो अलग हैं। बौद्ध में जैसे एक स्त्री गई है जो अधमरी-सी हालात में है। अब उसको ऐसा बोला गया कि तुम अपने पिता को पहले ले आओ, पति को ले आओ या फिर पुत्र से सहमति। पुत्र उसका अभी-अभी मरा है या फिर शायद 1 साल का है। क्या बोलेगा? जिस पिता ने समर्थन दे नहीं पाया या फिर जिस पति ने अपनी संतान को त्यागने से पहले अपने साम्राज्य को अधिकार दिया या फिर साम्राज्य को देख रहा है, तो क्या उसकी सहमति अब ज़रूरी है? तो ये समाज का द्वंद ही है कि जो आपको मैटर ही नहीं दे रहा है या फिर जो आपके अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। अब आपके अस्तित्व के लिए उसकी स्वीकारता या फिर उसकी सहमति आवश्यक होगी। जब उसकी सहमति आवश्यक होगी, तब तो उससे बेहतर है मर जाना बेहतर है। तो ये चीज़ें हमें दिखती हैं और फिर इसीलिए लास्ट में जो श्रेष्ठ बताया गया, तो वेश्या रूप में एक आत्मनिर्भर नारी को ज़्यादा श्रेष्ठ बताया है उस कुलवधू या फिर दिव्या भी स्वयं रुद्रदीर से कहती है कि मैं दासी होकर निर्भर रहना चाहूँगी, लेकिन मैं कुलदेवी, महादेवी होकर अपने सतत्व को खोकर जीवित नहीं रह सकती। तो ये बातें हमें समझ आती कि हाँ, अंतर्द्वंद का जो आधार है, वो समाज में और भी बेहतर है। अब दिव्या के मामले में हम समझ रहे हैं और जितना ही के आधार को समझेंगे, समझ ही पाएँगे। लेकिन उसके अलावा भी है। क्या उसके अलावा है? जैसे कुल, वंश और दूसरी ओर जाति व्यवस्था या फिर वर्ण व्यवस्था, दोनों में बहुत ज़्यादा टकराव है कि एक व्यक्ति को कैसे देखा जा रहा है। जैसे पृथुसेन कहता है, पृथुसेन भी उतना बेहतर नहीं है मतलब अपनाने की दृष्टि से, और दिव्या उस चीज़ को क्लियर करती है कि मेरे लिए चाहे वो कठोर रुद्रधीर हो या फिर व्यापारी माताल चतुर बोलती है शायद माताल वृक्ष को, चतुर माताल वृक्ष हो या फिर आर्यवंशी पृथुसेन हो या फिर चार्वाक दर्शन का मारीच हो, कोई भी नारी के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा देखो, उस एरिया से निकल जाओ, तो यहाँ पे देखो पृथुसेन का एक कथन है कि मेरा जो सबसे बड़ा दोष है, जन्म लेने का दोष है। जन्म लेने का दोष मतलब क्या? कि मैंने एक निम्न वर्ग में या फिर निम्न कुल में जन्म ले लिया और यही मेरा दोष बन गया। क्या मैं अपने जीते जी इस दोष को या फिर इस मेरे वर्ण व्यवस्था के लगे लांछन को कभी मिटा पाऊँगा? फिर वो भागने की बात करता है और जब मनुष्य के सामने ऐसी बातें आती हैं, तो उन चीज़ों से वो छुटकारा पाने के लिए कायर हो जाता है और भागना कभी की निशानी नहीं रही है, कायरता की ही निशानी रही है। तो यशपाल ने ये भी दिखाया है। अब और कुछ भी दिखाया है जैसे मारिस का जो भौतिकवाद है और जो समाज का भविष्यवाद है, इसका भी टकराव कराता है। मारिस साफ-साफ क्लियर करता है कि तुम भले कितने भी अच्छे बन जाओ। मारिस एक मूर्ति की रचना करता है, जिस मूर्ति में स्त्री के जिन अंगों की ज़्यादा महत्व है, सिर्फ़ उसको बनाता है। समाज भले उसको बोले कि तुम ये अश्लील हरकत कर रहे हो, फूहड़ हरकत कर रहे हो, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है?
कि तुम बाहर से कुछ भी बन जाओ, बाहर से अपने को दिखाओ बहुत बेहतर हो, लेकिन तुम भी स्त्रियों के लिए यही कल्पनाएँ करते हो। इसलिए अगर मेरे कला का जरा भी आधार है, तो ये आधार ये तुम्हें पसंद है, वही मैं बना रहा हूँ। तो सारी चीज़ें जो टकराव की इस तरह है, समाज भले अपने आप को जैसे समाज जो है एक लहजी जामा पहने हुए होता है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। तो जब अंदर से खोखला है, तो व्यक्ति के लिए वो बेहतर कभी भी नहीं बनेगा। तो यही अंतर्द्वंद को आप बहुत सारी स्थितियों में, परिस्थितियों में आप देख पाओगे। पेज पलटो और आपको देखने को मिलेगा। जैसे स्थविर का उत्तर आता है, देवी, जिन सांसारिक उपकरणों की इच्छा तुम करती हो, वे बुद्ध की शरण, धम्म की शरण के मार्ग में नहीं है। स्थविर के इस उत्तर में धर्म की अव्यवहारिकता और उसकी अमानवीयता उभर कर सामने आ जाती है। मतलब फिर क्लियर करता है, बौद्ध धर्म में तुम क्या ढूंढने जा रहे हो? बौद्ध धर्म में तुम आजादी ढूंढने जा रहे हो, अपनी स्वाधीनता, अपनी अस्मिता ढूंढने जा रहे हो, लेकिन बौद्ध धर्म की शरण में, धर्म के मार्ग में ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्लियर कर रहा है कि समाज में जो सबसे श्रेष्ठतर है, बौद्ध उस समय बेहतर हो गया था, तो जो सबसे श्रेष्ठतर है, वहाँ पे भी तुमको नहीं मिलेगा। वहाँ पे भी व्यावहारिक आधार पर नहीं मिलेंगी चीज़ें, तार्किक आधार पर नहीं मिलेंगी चीज़ें, केवल ऊपरी चीज़ें ही मिलने वाली हैं। तो जब केवल ऊपरी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो तुम तो मानवता पाने के लिए गए थे, तुम तो मनुष्यता को केंद्र में लाने गए थे, तुम तो अस्तित्ववाद को एक दृष्टिकोण प्राप्त कराने के लिए गए थे। तो वहाँ पे अगर है ही नहीं, तो तुम ढूँढने क्यों जा रहे हो? तो यही चीज़ें, सारी चीज़ें अंतर्द्वंद के, चाहे समाज और व्यक्ति के बीच विवाद हो या फिर व्यक्ति और समाज के बीच विवाद हो, दोनों बातें साफ-साफ क्लियर होके चली आती हैं। तो यही बात है की पड़ताल कर सकते हो, प्राक-कथन से लेके अंतिम जो खंड है, वहाँ तक अगर आप ढूँढने जाओगे, तो हर जगह पे आपको द्वंद्व दिखेंगे। तो उन द्वंद्वों को आप पढ़ो, समझो, खोजो। मैं सिर्फ़ आधार बताऊँगा। हो सकता है कि मैंने जितने भी आधार बताए, इन्हीं पर 250 शब्दों का, 300 शब्दों का उत्तर लिखा जा सके। लेकिन आप जितना पढ़ोगे, उतना ही बेहतर अच्छा उत्तर लिख पाओगे। और हमारे जो पढ़ने का भी आधार है। हम ये नहीं पढ़ रहे हैं कि दिव्या उपन्यास को पढ़ना है, फिर उन चीज़ों को समझ रहा है। हमारे पढ़ने का आधार है कि एक अच्छा आंसर कम समय में लिखना कैसे सीखा जा सके। सारी बातें। और एक सवाल और, थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अक्सर ये बातें होती रही हैं। यशपाल अभी हम पढ़ रहे हैं, तो यशपाल केवल पेपर 2 में नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि जब हम किसी भी लेखक को पढ़ेंगे, पेपर 1, पेपर 2 दोनों को मिला के पढ़ेंगे। तो मान लो एक सवाल आता है, पेपर 2 में ही मान लो सवाल आता है। पाल के उपन्यासों में नारी पात्र। अब आपने केवल दिव्या पढ़ा है, तो केवल आप दिव्या के नज़रिए से समझा दोगे, ऐसी-ऐसी बातें हैं। लेकिन आपको जो है और भी आधार लेना पड़ेगा। देशद्रोही उनका एक उपन्यास है, तो उसमें डॉक्टर खन्ना का एक संवाद आता है, जिसमें कहते हैं, चंदा की स्थिति ही समाज में ऐसी है, जब तक उसे जीवन के साधन जुटाने का स्वतंत्र अवसर और अधिकार नहीं, उसकी स्वतंत्रता, प्रेम और आचार सब कुछ पुरुष का खिलौना है। और अभी हमने शुरू में ही देखा कि प्रेमचंद के नक्शे कदम पर बढ़कर चलने वाले लेखकों में यशपाल आते हैं। तो वो बात आपको दिखती है कि जहाँ पे प्रेमचंद कहलवाते हैं मिस्टर, क्या नाम था उनका? प्रोफेसर मेहता से, तो डॉक्टर खन्ना भी देशद्रोही जैसे उपन्यासों में कहते हुए आपको दिखेंगे। बताएँगे कि तुमने अपना आत्मबलिदान कर सब कुछ सहा, अब उसके प्रति विद्रोह भी तो करो, कर सकती हो। जब तक जीवन के संघर्ष में अपने पैरों पर खड़ा होने का साधन तुम्हारे पास ना हो, तब तक तुम असमर्थ या फिर तुम्हारी अस्मिता खोखली ही रहेगी। और ऐसा आपको दिव्या में भी दिखेगा। मारिस कहता है कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो? ये सवाल नहीं है। तुम्हें अगर आज़ादी है तो तुम लड़ना छोड़ दो, लेकिन अगर तुम्हें आज़ादी नहीं है तो तुम सिर्फ़ अपनी आज़ादी को सामने देखकर आज़ादी के लिए लड़ सकते हो। तो ये सारी विचारधाराएँ यशपाल के उपन्यासों में इर्द-गिर्द घूमती रहेंगी। इसमें उनका जो लेख है, क्यों लिखता हूँ, 4-5 पेज का लेख है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा,
कि मैं जीने की कामना से जी सकने की कामना तक के लिए लिखता हूँ। तो ये बात इम्पोर्टेंट हो जाएगी। और थोड़ा आप और भी उपन्यास, जैसे एक उपन्यास झूठा सच है, दादा कॉमरेड है, तो उनमें कितनी बातें हैं जो आबो-हवा है, वो आबो-हवा कहाँ तक बहती है? क्या मार्क्सवादी जब यशपाल लिखते हैं, तो वो नारी पात्र और ज़्यादा गंभीर कर देते हैं, या फिर जैसे झूठा सच में जो चंपा स्त्री है, तारा स्त्री है, क्या वो ज़्यादा मजबूत हो पाती है दिव्या से, या फिर दिव्या उपन्यास ज़्यादा मजबूत है? सवाल आ सकते हैं कि जब यशपाल मार्क्सवाद को ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, तो मानवतावाद बहुत सारी चीज़ों को क्लियर कर देता है। लेकिन जब वो मार्क्सवाद के दायरे में बंधकर लिखना शुरू करते हैं, तो उनकी जो विचारधारा है, एक ही नज़रिए पर तीर की तरह चुभती है। कुछ भी सवाल आ सकता है, हम बस अगर विचार करें तो साहित्य सोचने की बात है, विश्लेषण की वस्तु है, और हम विश्लेषण ही कर रहे हैं। हम कोई आयाम नहीं बना रहे हैं। हम सिर्फ़ एक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं कि अगर सवाल आएँ, तो उन सवालों के जवाब कैसे दिए जाने चाहिए। तो अब कोई अगर सवाल बचा हो, तो बताओ, नहीं तो फिर हम एक लास्ट चीज़ करते हैं और फिर उसको सर यशपाल की अन्य रचनाएँ भी पढ़ना पड़ेगा क्या? झूठा सच से एक बार सवाल आया था कि यशपाल का उपन्यास झूठा सच क्लियर करो। झूठा सच हालाँकि 2 भागों में है, पार्ट 1, पार्ट 2, तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप केवल इसका सारांश समझ लो कि सार क्या कहता है, या फिर अगर आप इसकी ज़रूरी-ज़रूरी बातों का नोट बना लो, लिए क्या दृष्टिकोण है, यशपाल के मार्क्सवाद का क्या दृष्टिकोण है, तो उतना भी काम कर जाएगा कि 3 पेज में आपने काम कर लिया। या फिर अगर यशपाल हालाँकि कहानियों में नहीं आते, कि एक कहानी पिंजड़े की उड़ान है, कहानी संग्रह है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर सिर्फ़ आप कभी भी अगर मन नहीं कर रहा है पढ़ने-लिखने का, तो आप थोड़ा-सा सारांश पढ़ सकते हो कि ये सार है, ये आधार है, ऐसी-ऐसी बातें होती हैं। तो उन बातों को पढ़ सकते हो। लेकिन अगर नहीं पढ़ना है, तो झूठा सच 10 साल में कभी 1 बार आता है, नहीं आता। ऐसा सवाल नहीं आता कि यूपीएससी पूछेगा। पर मान लो प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद का जो उपन्यास है, तो हो सकता है बहुत से उपन्यास नहीं पूछने वाला है, कर्मभूमि नहीं पूछेगा, सेवा सदन नहीं पूछेगा। पर ऐसा पूछ सकता है कि प्रेमचंद के उपन्यासों में नारी पत्र का वर्णन करो। अब जैसे ही उपन्यासों में आ गया, तो फिर आप केवल गोदान तक नहीं रहोगे। थोड़ा आपको सारांश बताना पड़ेगा कि सेवा सदन में देखो तो ऐसा दिखता है, प्रेमाश्रम में देखो, कायाकल्प में देखो, यहाँ-वहाँ देखो, तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो कम से कम अगर आप सारांश समझे रहोगे, तो आपको इम्पोर्टेंट बना देगा, आपके उत्तर को बेहतर बना देगा। बाकी पढ़ना नहीं है यशपाल के अन्य उपन्यास, आप दिव्या पढ़ के भी काम चला सकते हो, अगर समय नहीं है तो। बाकी मैं सलाह दूँगा कि आप सारांश ज़रूर जान लो, क्योंकि अगर देखो मान लो जैनेंद्र पेपर 1 में है, ठीक है? जैनेंद्र पेपर 1 में उपन्यासकार जैनेंद्र के रूप में है। हमने जैनेंद्र को थोड़ा-बहुत समझा है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं समझा। लेकिन अगर जो जैनेंद्र का छोटा-सा उपन्यास त्यागपत्र है, मैंने पढ़ रखा है, ठीक है? अब त्यागपत्र को पढ़ रखा है, मतलब मैं जैनेंद्र की विचारधारा से थोड़ा-बहुत वाकिफ़ हूँ, कि समझता हूँ कि जैनेंद्र नारियों के लिए कैसा लिखने वाले। तो फिर मैंने सुनीता, कल्याणी या फिर कट्टो, इनका नाम भी सुना है, तो मैं थोड़े-बहुत संदर्भ जोड़-मरोड़ के बातें बता सकता हूँ कि जैनेंद्र के उपन्यास में नारी चरित्र। ऐसे सवाल आए हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। जयशंकर कहानियों में नहीं है, लेकिन एक बार या फिर 10 सालों में कभी-कभी यूपीएससी को थोड़ा लगता है कि मेहनत कर लेनी चाहिए, तो फिर पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ शिल्पों का ताजमहल है। अब जब यूपीएससी कहता है कि 10 साल में एक बार मेहनत कर लेना चाहिए, तो अगर आपके पास समय है, तो आप भी कर लो मेहनत। थोड़ा पढ़ ही लो अगर जयशंकर को, आप महत्वपूर्ण बना लोगे अपने उत्तर को। और कोई सवाल हो तो बताओ? नहीं सर। ठीक है। तो एक लास्ट बात करते हैं, मार्क्सवाद। यशपाल के उपन्यास में जो मार्क्सवादी विचारधारा है, और मार्क्सवाद को अगर हम समझे रहेंगे,
तो वो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा? आ ही गया गाहे बगाहे, आ ही गया। तो मार्क्सवाद क्या होता है इसको पहले हम समझते हैं, या फिर आप यशपाल से ही समझो, यशपाल क्या मानते हैं। यशपाल भारतीय साहित्य के प्रमुख लेखकों में से एक थे और उनके लेखन पर मार्क्सवाद का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। उनका साहित्य समाजवादी दृष्टिकोण, वर्ग संघर्ष, सामाजिक असमानता के मुद्दों को प्रमुखता से उठाता है। जैसे एक बात मैं नागार्जुन के लिए अक्सर बोलता हूँ कि नागार्जुन एक इंटरव्यू में बोलते हैं, इंटरव्यू उनसे पूछा गया कि आप मार्क्सवादी हो, गांधीवादी हो, राष्ट्रवादी हो, क्या हो समझ नहीं आता। वो कहते हैं कि अगर आप जनता को रोटी दिला पाओ तो मैं आपके दर्शन का भी, आपने जो दर्शन लिखा होगा या फिर आप जो दर्शन की बात कर रहे हो, मैं उसके भी साथ चला जाऊंगा। मतलब मैं किसी दर्शन विशेष से जुड़ा नहीं हूँ, मुझे जहां पे समझ आता है कि ये जनता को रोटी दिला पाएगा, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। तो यही बात लगभग यशपाल की है कि मार्क्सवाद के आधार पर जो यशपाल हैं, तो वर्ग संघर्ष को समझाएंगे कि जैसे एक बड़ा है, जैसे मान लो रुद्रधीर है, तो रुद्रधीर कोई गलती करेगा, माफ है। लेकिन अगर वही गलती मारिश कर देगा या दिव्या कर देगी तो माफ नहीं है। तो ये तो बात विरोधात्मक हो गई ना, या फिर विरोधाभास पैदा करेगी। तो मार्क्सवाद को ज्यादा करीब से ले आ रहे हैं। जैसे झूठा सच ले लो, दादा कॉमरेड ले लो, पार्टी कॉमरेड ले लो। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो शोषक वर्ग का क्या बोलते हैं, आजादी दोनों को चाहिए। और जो टाइम पीरियड है आजादी के, एक राष्ट्रीय रचनाकार है, तो इसमें आजादी दोनों को चाहिए। मतलब जो गरीब है, जो अमीर है, दोनों को चाहिए। लेकिन अमीर पहले भी स्वतंत्र था, अमीर अभी भी स्वतंत्र है। मेन तो आजादी उस गरीब को चाहिए ना, जो आजादी उसको भारत की ऑफिशियल आजादी के बाद भी नहीं मिलने वाली। तो वो उसी के लेखक थे कि सामाजिक यथार्थवाद का गहरा प्रभाव, और मार्क्सवाद इन चीजों को ज्यादा अ, मानता है कि अगर आप लोकतंत्र की बात ही कर रहे हो तो लोकतंत्र में सबको बराबर हिस्सा दो। वो राजतंत्र को खारिज कर रहे हैं। मार्क्सवाद में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, जैसे रिच पीपल टेक्स पुअर पीपल ऑल राइट, मैकफरसन का ये कहना हो, या फिर जो कार्ल मार्क्स है उनका स्वयं का कहना हो कि जो रिच है वो रिच होते चले जाते हैं, जो पुअर है पुअर होते चले जाते हैं। और भी बहुत सारी विचारधाराएं इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, जो छोटे छोटे कोट हैं वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं। तो उन अगर आधारों को देखो तो यशपाल की हमेशा से आकांक्षा रही है कि मुक्ति दिला पाए, चाहे वो नारियों की मुक्ति हो, चाहे समाज में वो शोषित वर्ग की मुक्ति हो, चाहे दास व्यवस्था की मुक्ति हो, चाहे लैंगिक समानता की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, या फिर जो वर्ग परक संघर्ष बन जाते हैं उनकी बात हो। तो हर चीजें आपको देखने को मिलती हैं। दिव्या में नारी की अस्मिता के लिए लिखते हैं, जो जातिवादिता है उसके लिए लिखते हैं, जो अलौकिकता है और लौकिकता है दोनों को विरोध करके उसको दिखाते हैं, जो भाग्यवाद है और कर्मवाद है उसके लिए, अपनी आजादी के लिए लड़ो इसकी बात मार्क्सवाद है। तो हर जगह पे आपको दिखेगा कि जो मार्क्सवाद का आधार है दिव्या में भी है, और उनके जो और उपन्यास, रचनाएं, कहानियां, निबंध वगैरह वगैरह हैं, तो इनमें आपको यशपाल का मार्क्सवाद सामने दिखाएगा। लेकिन अगर दिव्या में यशपाल का मार्क्सवाद देखना चाहोगे तो ऐसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जब ऐतिहासिक में बन ही गई है तो मार्क्सवाद को उतना क्लियर तो दिखाया जा नहीं सकता। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा टॉपर की कॉपी देखो, उनमें कौन सा लहजा, बातें आप समझ रहे हो लेकिन बातें समझने के बावजूद भी लहजा नहीं आ पाता। तो अब जब आंसर राइटिंग आप करोगे तो यशपाल से लिखा हुआ कोई भी उत्तर हो तो उसमें टॉपर का लहजा जरूरी होगा। हालांकि मैंने भी लिख रखा है, मैं भेजूंगा यहाँ पे व्याख्या खंड से भी, और जैसा भी बन पाता है मैं दिखाऊंगा। तो वो पुरानी जो चीजें हैं, और मैं जब त्वरित दोहरान करेंगे तो हम उन बातों को भी थोड़ा बारीकी से परखेंगे कि ये जो उत्तर है इनमें कहाँ पे अच्छाइयाँ हैं कहाँ पे बुराइयां हैं। तो ये चीजें हम करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और वो जो रिवीजन करेंगे वो रिवीजन बहुत ही जल्दी, 10 15 20 दिन 30 दिन इतने दिन में हो जाएगा। तो ये था हमारा दिव्या उपन्यास। अब हो सकता है कि कल जो हिंदी लिटरेचर का पेपर आए तो उनमें से लगभग 90% चीजें हमसे बनती रहें। हमने अभी बस महाभोज नहीं किया है, निबंध निलय, चिंतामणि, आलोचना और कुछ
संस्मरण वगैरह, लेखनी, रिपोर्टाज, ये सारी चीज़ें जो बहुत कम आती हैं, इनको नहीं समझा। तो हो सकता है मैं कल पहले ही कुछ चीज़ें और डाल दूँ। महाभोज तो वैसे हम लाइव समझेंगे, पर जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको मैं बता दूँ। का जो पेपर होगा, तो उसपे हम थोड़ी चर्चाएँ करेंगे कि ये जो 53 दिन से अभी चल रहा है, क्या ये इम्पोर्टेंट हुआ? क्या मैंने जितनी बातें की हैं, क्या कहीं पे मिल रहा है? अब ये मेरी भी परीक्षा है और आप भी थोड़ा-सा जाँच कर लोगे कि हाँ, ये जो बातें सवाल आ रहा है सिर्फ़ शब्दों का खेल है, बाकी और कोई खेल नहीं होने वाला। तो कल के पेपर पर थोड़ी नज़र रहेगी और कल जुड़ना थोड़ा टाइम निकाल के। किस टाइम से सर? देखता हूँ पेपर जब तक आएगा यही टाइम रहेगा शायद। 7 बजे से सर? हाँ, 7 साढ़े 7 जैसा भी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं दिव्या में लेखक की यथार्थ भेदी दृष्टि से भारत के स्वर्णकाल का इतिहास विरूपित हुआ है या अभिमंडित हुआ है? देखो, ये सवाल वास्तव में है क्या? जो भारत का स्वर्ण काल है, जैसे जो प्राचीन काल है, दिव्या भी बौद्ध दर्शन के आसपास का है। को आप गुप्त काल का मान लो या फिर वही आसपास जहाँ पे भारत बहुत विशेष माना जाता है। अब बहुत अगर विशेष माना जाता है, तो उसमें अगर मैं दिव्या जैसे उपन्यास ले आऊँ, तो बौद्ध धर्म की अव्यावहारिकता को दिखा दे। तो ये बात दिखाता है कि अभी क्या लिखा है कौन-सा शब्द? अभिमंडित हुआ है, ठीक है? ये दिखाता है, मतलब खंडित हुआ है, ऐसा समझ लो। या फिर जब आप पहला सर्ग देखोगे मधुपर्व, तो मधुपर्व में गीत होता है, गायन होता है या फिर चीज़ें दिखती हैं, तो ये भी दिखता है कि हाँ, इतिहास जो है विरूपित भी हुआ है और अभिमंडित भी हुआ है। लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें हैं, वो ज़्यादा हुई हैं, तो आप रख सकते हो 80-20 रख सकते हो या फिर 70-30 रख सकते हो। आप ऐसी चीज़ें बता सकते हो। मेन आपको दिक्कत होगी कहाँ पे? शब्दों को पकड़ने में। जैसे ही आपने शब्द पकड़ा, वैसे ही आप उत्तर लिखने के काबिल हो गए। स्वर्णकाल पकड़ा, मतलब समझ गए कि जैसे वर्तमान काल है, वर्तमान काल को बोला जाता है कि जो सबसे त्रासदी भरा युग है, अभी का ही है। तो अगर प्राचीन काल स्वर्ण युग था, तो दिव्या को लिख देना क्या प्राचीन काल को थोड़ा-सा कमज़ोर बना देता है या फिर मजबूत बना देता है? यही बात सिर्फ़ पूछी जा रही है। तो इस बात को तो देख ही सकते हो। अभी हमने जितनी भी बात की है, नेगेटिव बातें की हैं, लेकिन कुछ-कुछ पॉज़िटिव बातें भी की हैं, चाहे चारबाग को लाना। हालाँकि हमने जो मध्य पर्व है, पहला पर्व है, उसकी बात नहीं की है। तो मध्य पर्व को जब आप पढ़ोगे तो समझ जाएगा कि हाँ, थोड़ा अच्छाई भी बताया गया है। तो यही था हमारा उपन्यास दिव्या और इससे जुड़े हुए प्रश्न। अब कोई सवाल हो तो आप ग्रुप में आसानी से जब भी जो भी सवाल आए तो आराम से पूछ लेना कि कैसी बातें हैं और क्या बातें की जा सकती हैं। अब बंद करते हैं।